Postmortem report of electrocution case. The case: a 32-year-old male electrician was repairing an electric switch at home, and he accidentally touched a live wire of 220 volts of AC supply with his right hand. And family member immediately switched off the main power and rushed him to the hospital. He was conscious and complaining of severe pain and burning in right hand. Over the next 48 hours, he developed acute kidney injury and died on second day of post admission in hospital. In this case, how to write postmortem report. मोबाइल स्विच ऑफ कर लो। आपको नोटिस लग गया होगा, इसमें आपको अगस्त लास्ट तक लॉग बुक डिपॉजिट करानी है, साइन कराने हैं। ठीक है, तो लॉग बुक कंप्लीट कर लेना। आज वाली रिपोर्ट ये भी फिल कर लेना। और एग्जाम में 10 मार्क्स का है लॉग बुक। देन डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक बर्न। Electric burn is a type of injury when current passes through body, producing heat and electrochemical damage. And mechanism of electric current: tissue resistance, skin, muscles, bone act like a resistance. An electric heat causes coagulative necrosis of tissue at entry point and exit point. And feature of electric burn: entry wound, also called Joule burn. At the point of current, the Joule burn, a small well circumscribed, oval in shape, round in shape, crater formation, depressed and surrounded by black and grey tissues. It has a central black color and charred tissue surrounded by coagulative necrosis suggestive of entry wound या Joule burn. This is image of entry wound. एंड एग्जिट वुंड। एंट्री वुंड, एग्जिट वुंड आपको फायर आर्म में भी होते हैं ना, करंट में भी होते हैं। एग्जिट वुंड लार्जर इन शेप एंड मार्जिन इज इर्रेगुलर एंड कवर मोर एरिया। तो एंट्री वुंड तो आपको एक होगा, लेकिन एग्जिट वुंड आपके मल्टीपल हो सकते हैं।
exit wound depend of electric current passes, left hand to right hand, head to toe. तो जहाँ जहाँ करंट पास हो सकता है उस हिसाब से आपको साइन एंड सिम्टम मिलेंगे। अब इस तरह का कोई केस आता है इलेक्ट्रिक करंट का, तो क्या साइन एंड सिम्टम हो गए? सर आपको इंजरी तो एक ही दिखेगी, सिर्फ एंट्री वुंड या एग्जिट वुंड। आप कहोगे ट्रीट करो, बैंडेज बांधो और छुट्टी, डिस्चार्ज। यानी किसी भी इलेक्ट्रिक केस को मिनिमम 48 आवर से कम में डिस्चार्ज नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल जो डिस्टर्बेंस होता है उसमें टाइम लगता है ना। ऐसे नहीं तुरंत पोटेशियम रिलीज हुआ, कैल्शियम रिलीज हुआ, हाइपरकैलेमिया हुआ और कार्डियक एरिथमिया हुआ और पेशेंट एक्सपायर। सडन भी हो सकता है, डिपेंड ऑन करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस। एंड हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज। लो वोल्टेज मीन डोमेस्टिक सप्लाई 220 to 250 वोल्टेज, एंड हायर वोल्टेज मोर देन 500 वोल्टेज। तो कई केसेज आपने देखे होंगे, सडन एक्सपायर भी हो सकता है। लेकिन यदि हॉस्पिटल में आ गया आपके पास तो मिनिमम, यदि पेशेंट ठीक है, लग रहा है ठीक है, लेकिन उसके बाद भी आपको 2 दिन उसको कम से कम एडमिट रखना है। आपने डिस्चार्ज किया कि पेशेंट ठीक लग रहा है, बोल रहा है, हल्का सा बर्न है, ट्रीट किया, प्राइमरी ट्रीटमेंट किया और घर भेज दिया, और घर जाके एक्सपायर हो गया पेशेंट, तो फिर और प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है, तो प्रोटोकॉल है कि मिनिमम 48 आवर आपको रखना ही है। और क्या साइन सिम्टम होंगे? अल्टरनेटिव करंट प्रोड्यूस कंटिन्यूअस मसल्स स्पाज्म, या कन्वल्जन। कंटिन्यूअस मसल स्पाज्म लीड टू रिलीज ऑफ पोटेशियम एंड कैल्शियम, प्रोड्यूस hyperkalemia and hypercalcemia. Hyperkalemia will produce cardiac arrhythmia या ventricular fibrillation, and most common cause of death in electric current या electrocution is ventricular fibrillation, and another cause is respiratory paralysis. And continuous muscle spasm also produce myoglobin. Myoglobin will enter in blood circulation through kidney. It will produce myoglobinuria. और यदि सही से ट्रीट नहीं किया तो मायोग्लोबिनुरिया से क्या हो जाएगा? किडनी इंजरी, जिसमें केस में जो मैंने दिखाया है, एक्यूट किडनी इंजरी। एक्यूट किडनी इंजरी के क्या सिम्टम होंगे? एन्यूरिया। एन्यूरिया मीन्स यूरिन बिल्कुल नहीं आ रहा है। एडिमा, यूरिन नहीं आ रहा है, एक्सक्रीशन नहीं हो रहा है, तो फिर फ्लूइड अंदर है। फ्लूइड अंदर है तो क्या होगा? एडिमा। एडिमा क्या प्रोड्यूस करेगा? पल्मोनरी कंजशन और फर्दर इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस। यदि एडिमा ज्यादा बढ़ गया तो क्या हो सकता है? कंपार्टमेंट सिंड्रोम, है ना। कंपार्टमेंट सिंड्रोम से क्या होगा? हैम्पर कर दिया, ब्लड सप्लाई को हैम्पर कर दिया, इतना ज्यादा प्रेशर बढ़ गया तो फिर आगे ब्लड सप्लाई नहीं होगी, तो उससे क्या हो सकता है? नेक्रोसिस। नेक्रोसिस मीन्स गैंग्रीन। ठीक है। तो ऐसे केस में ट्रीट क्या करना है, क्या इन्वेस्टिगेशन करना है? तो पेशेंट आया, सबसे पहले तो ईसीजी, एबीसी, ईसीजी बाद में एबीसी। अब पेशेंट स्टेबलाइज है, एयरवे ठीक है, ब्रीदिंग ठीक है, सर्कुलेशन ठीक है। देन आपने मॉनिटर कनेक्ट किया, ईसीजी लीड लगा दी। अब आपको क्या मॉनिटर करना है? हार्ट की रिदम क्या है,
रेगुलर एक टैकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया है, फिब्रिलेशन है या वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है, और हार्ट की कंडीशन के हिसाब से इसको ट्रीट करना है। कॉज क्या है फिब्रिलेशन का? हाइपरकैलेमिया। तो आपको ट्रीट कैसे करना है हाइपरकैलेमिया को? हाइपरकैल्सीमिया होगा तो क्या होगा? टेटेनी होगा, क्योंकि मसल से तो कैल्शियम निकल गया है, तो मसल्स में तो कमी हो गई, तो क्या होगा फिर? स्पाज्म होंगे या कन्वर्जन भी हो सकते हैं। तो कन्वर्जन से क्या होगा? आगे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम बढ़ेगी, तो उससे भी एक्सपायर हो सकता है। लेकिन मेन कॉज क्या है आपका? वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। तो कंटिन्यूस इसकी ईसीजी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। कंटिन्यूस इसका सीरम इलेक्ट्रोलाइट विद इन हर 6 घंटे में, तो आपको पता लगे कि पोटेशियम क्या है, कैल्शियम क्या है ना। किडनी फंक्शन होना चाहिए। किडनी फंक्शन में क्या देखोगे आप? यदि किडनी फंक्शन एम्पर है तो क्या होगा? क्रेटिन बढ़ जाएगा। क्रेटिन क्या है? यूरिया क्या है? 24 आवर का यूरिन आउटपुट क्या है? आपने देखा फ्लूइड तो दे दिया इसको 2 लीटर, यूरिन आ रहा है इसका 100 ml ओनली, तो फ्लूइड गया कहाँ? तो फिर आपको फ्लूइड को मेजर करके देना पड़ेगा। आप ज़्यादा दोगे, ज़्यादा एडिमा होगा, पेशेंट और ख़राब होगा, है ना। बीपी क्या है पेशेंट का? शॉक में है, इलेक्ट्रिकल रिदम क्या है, हार्ट रिदम क्या है, ये सारा देखना है ना। इन्वेस्टिगेशन मैंने बता ही दिया, इलेक्ट्रोलाइट, ईसीजी, सीबीसी, यूरिन एनालिसिस। यूरिन एनालिसिस में क्या देखोगे? मायोग्लोबिन यूरिया ना, मायोग्लोबिन कितना है, और केएफटी किडनी फंक्शन टेस्ट एंड चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे में क्या देखोगे? पल्मोनरी एडिमा, और इसी के हिसाब से आपको ट्रीट करना है पेशेंट को। ट्रीट कर दिया, पेशेंट ठीक हो गया तो ठीक है, और ठीक नहीं होगा तो फिर एक्सपायर हो गया। लेकिन हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। आपने बेस्ट ट्रीटमेंट दिया, उसके बाद भी पेशेंट एक्सपायर हो गया, तो पेशेंट एक्सपायर हो गया तो बॉडी शिफ्ट टू मॉर्चरी, एंड मॉर्चरी में आपको क्या करना है? पोस्टमार्टम। तो सारे केस बच नहीं पाते, कुछ पेशेंट के कॉम्प्लिकेशन से, कुछ डॉक्टर की वजह से भी एक्सपायर होते हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता, फिर आपने पहुंचा दिया से मॉर्चरी में। तो मॉर्चरी का वही परफॉर्मेंस है, क्लास इसी के ऊपर है, ठीक है। कि पोस्टमार्टम कैसे करोगे, और बहुत केसेज आते हैं इलेक्ट्रिसिटीज के, इलेक्ट्रोक्यूशन के, आप रेफर नहीं कर सकते। आप ये नहीं बोल सकते मैं जानता नहीं हूँ, आप ये नहीं बोल सकते कि एसएमएस ले जाओ, महात्मा गांधी ले जाओ, आपको करना पड़ेगा। अब यदि आपने फाइंडिंग प्रॉपर नहीं लिखी तो फिर कॉज ऑफ डेथ प्रॉपर नहीं दे पाओगे। आगे केस होगा कि इलेक्ट्रिशियन था, पोल पर काम कर रहा था, करंट लग गया, तो फैमिली एफआईआर करेगी, केस चलेगा। केस चलने के लिए पीएम की जरूरत पड़ेगी, पीएमआर की। पीएमआर करोगे, पोस्टमार्टम करोगे तो एविडेंस भी आएगी। एविडेंस के लिए आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा, और कोर्ट में आपको सब क्लियर करना पड़ेगा यदि आपने प्रॉपर रिपोर्ट बनाई है तो। आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि ये करंट से मरा है, या तो एडवोकेट क्या सब गिर भी तो सकता है, ये करंट नहीं लगा हो, पोल से गिर गया होगा, है ना। लेकिन आपकी फाइंडिंग बोल रही है कि इसका एंट्री बूंड है, एग्जिट बूंड है, तो करंट लगने से मरा है। यदि पोल से मरा वो बताएगा तो फिर इसको क्लेम भी नहीं मिलेगा कि गलती से गिर गया, है ना। करंट भी लग सकता है गलती से, लेकिन उसके लिए प्रॉपर उसने मेजरमेंट किए कि नहीं, ग्लव्स पहने या नहीं,
या प्रॉपर प्रोटोकॉल है वो फॉलो किए या नहीं। देन बॉडी ब्रॉट बाई या ब्रॉट फ्रॉम इमरजेंसी। अभी तो एडमिट रहा है केस, तो कहाँ एडमिट रहा है? सर्जिकल वार्ड में एडमिट रहा है। उसका BST नंबर क्या है, बेड हेड टिकट नंबर क्या है, वो आपको मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। एंड बॉडी आइडेंटिफाइड बाई, आइडेंटिफाई कौन करेगा? पुलिस पर्सन एंड रिलेटिव, आपको साइन कराने हैं। देन एड्रेस, पुलिस स्टेशन एंड इंफॉर्मेशन फर्निश्ड बाई पुलिस। पुलिस ने क्या बताया है? करंट लगने से मरना या डेथ ड्यू टू इलेक्ट्रोक्यूशन। देन एक्सटर्नल अपीयरेंस एंड इंटरनल अपीयरेंस। एक्सटर्नल अपीयरेंस में आपको क्या देखना है? वही लिविडिटी, राइगर मोर्टिस, है ना। राइगर मोर्टिस आपको पता होना चाहिए। एंड पोस्टमार्टम स्टैंडिंग सीन ऑन द बैक ऑफ द बॉडी एंड फिक्स्ड, and rigor mortis present in all four limbs, pupil fixed and dilated, and cadaveric spasm present in right hand with flexion of fingers and thumbs at interphalangeal joint. ठीक है। और क्या मिलता है कैडवरिक स्पाज्म? ड्राउनिंग में। देन ब्रेन एग्जामिनेशन आफ्टर डिसेक्शन ऑफ ब्रेन, congested and edematous with multiple potential hemorrhage. And in thorax, wall, ribs, cartilage, pleura, larynx, trachea, right lung, left lung, heart, ना? तो इसमें कुछ स्पेसिफिक है नहीं। एब्डोमेन फाइंडिंग एंड इंजरीज, इंजरीज पार्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपको एंट्री वुंड और एग्जिट वुंड शो करना है। तो कैसे डिस्क्राइब करोगे? A lesion of size of this centimeter on palmar aspect of right hand near the index finger. It dry, hard to feel, crater-like, and on dissection the underlying tissues are dry, hard, anemic and pale, suggestive of entry wound of electric burn. ये फिक्स लैंग्वेज है ना। यदि आपको एंट्री वुंड को डिस्क्राइब करना है तो मोस्टली लैंग्वेज सेम ही रहेगी। Then exit wound, split laceration, skin wound 1 cm to 0.3 cm with elevated ridge, dry, hard, on dissection underlying tissue are dry, hard, anemic, pale, and situated on the middle of the sole of left foot and suggestive of exit wound, है ना। split laceration, दूसरा प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ सस्पेक्टेड होमिसाइडल केसेज। ऐसे भी केस होते हैं, कई बार मार तो दिया पॉइजन से और बाद में करंट लगा दिया, ये शो करने के लिए, है ना। ऐसे भी केस आते हैं फ्रिक्वेंटली। क्राइम किसी भी लेवल तक जा सकता है, बस हमें पता करना है ना। तो ऐसे केस में क्या करेंगे? अभी ये पोल से गिरा है तो डिफेंस का लॉयर पूछेगा डॉक्टर साहब उसने तो अल्कोहल ले रखी थी, तो आप कैसे बताओगे ले रखी थी या नहीं ले रखी थी? आप बताओगे मैंने बिस्तर लिए हैं, अल्कोहल का ही नहीं है। यदि अल्कोहल आ जाती है तो पर क्लेम अटक जाएगा उसका, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें कि हमारी तरफ से कोई लेकुना ना रहे, है ना। तो बिस्रा फॉलोइंग बिस्रास प्रिजर्व फॉर केमिकल एनालिसिस, है ना,
फॉर कॉमन पॉइजन या एल्कोहल, ये जो भी, वो यहाँ आपको जार लेने हैं. 1 sealed glass jar containing stomach as whole and pieces of small intestine with their contents in saturated solution of common salt. Another glass jar, 1 sealed glass jar containing pieces of liver, spleen and half of both kidneys in saturated solution of common salt, and 1 sealed glass vial containing plain blood. तो ज़रूरी नहीं है कि हर केस में पहले पॉइजन खिला के और उसको हैंगी किया जाए, करंट भी दिया जा सकता है ना. तो इस तरह केस भी आते हैं. एंड ओपिनियन रिगार्डिंग द कॉज ऑफ डेथ इज शॉक ड्यू टू इलेक्ट्रोक्यूशन. जो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हुआ से क्या जनरेट होगा, शॉक ही जनरेट होगा आगे, क्योंकि फिब्रिलेशन में रेगुलर हार्ट मूवमेंट, रिदम होगी, रेगुलर हार्ट रिदम होगी तो क्या होगा, जब हार्ट प्रॉपर पंपिंग नहीं करेगा तो प्रॉपर ब्लड पुश नहीं कर पाएगा, तो उससे क्या जनरेट होगा, शॉक जनरेट होगा. या इलेक्ट्रोकेमिकल डिस्टर्बेंस है, उससे भी शॉक प्रोड्यूस होगा. तो रिगार्डिंग द कॉज ऑफ डेथ इज शॉक ड्यू टू इलेक्ट्रोक्यूशन. However, to exclude any associated poisoning या intoxication, the above mentioned causes, the above mentioned viscera are preserved, sealed, and handed over to police person with instruction to hand over the viscera in the appropriate laboratory within 7 days. ये लिखना इसलिए जरूरी है, वकील पूछेगा डॉक्टर साहब इन्होंने जमा ही नहीं कराए, तो आप बोल सकते हो हमने तो लिखा था कि 7 दिन के अंदर जमा कराने हैं. अब ये उसका फॉल्ट है. ठीक है ना.